हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवध कोचिंग पे। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग भारत का भूगोल थ्योरिटिकल रूप से कवर कर रहे हैं। इससे पहले कई सारी हमने वीडियो को कवर कर दिया है, ठीक है, जिसमें पहाड़ियाँ, दर्रे और ग्लेशियरों को पढ़ लिया है। तो पहले उनको आप वीडियो को देखें, वॉच करें और फिर इस पार्ट को आप देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। आज के देखेंगे हम लोग क्या कि जो पहाड़ियाँ पर लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। और फिर हमने कहाँ पहुँचने की कोशिश की थी, हम दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, तो अभी के लिए हम लोग चल रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है कि दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये पढ़ना है हमें, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ पढ़ना है। इस दक्षिण भारत की पहाड़ियों में सबसे पहले जो हम लोग पहाड़ी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वो होगा खासकर नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेंगे दक्षिण भारत हम लोग कहाँ से शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो जैसे आप देखो कि ये आपका एक छोटा सा भारतीय मैप को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पढ़ा रखा है कि एक कर्क रेखा के बारे में पढ़ रखा है हमने पढ़ रखा है कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, ये कौन सी है? ये है कर्क रेखा। ये कौन सा है? कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा के उत्तर में उत्तर भारत और कर्क रेखा के दक्षिण में दक्षिण भारत। तो हमें इस वाले पार्ट में, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पढ़ना है कि कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सा होगा? ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये क्या होगा? नॉर्थ इंडिया होगा। और ये आपका साउथ इंडिया होगा। कौन सा होगा? साउथ इंडिया होगा। ये हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर दक्षिण की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। जिसमें पहला नाम होगा आपका, वो होगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नाम क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। तो देखिए, जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, इसका विस्तार 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। एक तो कौन सा आपका? केरल, केरल में है। इसके अलावा ये तमिलनाडु में है। ठीक है, वह इसके अलावा ये देखेंगे तो कर्नाटक में भी इसका विस्तार है। लेकिन कभी भी अगर जो सवाल इस तरीके से आ जाए कि अगर 2 राज्यों के रूप में ये ऑप्शन दे कि कर्नाटक केरल में है, ठीक है, कि तमिलनाडु केरल में है, तो ऐसे अगर सवाल आए तो फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा केरल व तमिलनाडु, क्योंकि इन 2 राज्यों में इसका विस्तार ज़्यादा है। कर्नाटक में तो केवल उसकी एक, कह सकते हैं कि सीमा साझा होता है। ठीक है, तो ये दो मुख्य हैं। वैसे बाकी ये 3 राज्य भी आ सकते हैं अगर सवाल देता है तो। ठीक है, तो देखो, तो नीलगिरी पहाड़ी को ये ध्यान रखना है कि नीलगिरी पहाड़ी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है जिसकी वजह से नीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो शायद क्या कह सकते हैं कि नीले रंग का होना, ठीक है, होना, यहाँ पे क्या होता है? चरणों काइट, चरणों काइट। तो नीले रंग का होना चरणों काइट मिट्टी के कारण होता है। ठीक है, के कारण होता है। ठीक है, ये नीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर यहाँ पर, ठीक है, नील कुरंजी नामक एक पुष्प पाया जाता है या पौधा पाया जाता है, मतलब पौधा ही मान लो। तो उस पौधे में क्या होता है? नील कुरंजी नामक एक पुष्प होता है जो प्रत्येक 12 साल बाद खिलता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सा? तो नील कुरंजी
पौधा पाया जाता है जिसमें प्रत्येक 12 वर्ष बाद पुष्प आता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या आता है? पुष्प आता है। ठीक है, 12 साल बाद। ठीक है, तो एक लॉन्ग टाइम के बाद में से पुष्प आता है। तो इससे तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, इसको तोड़ने पर क्या लगा रखा है? इसको तोड़ने पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। ठीक है, तोड़ने पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। इस पर आप देखिएगा, फिर सवाल यह है कि नीलगिरी पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी पर यहाँ पर एक टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति पाई जाती है जो एक पशुपालक है। जो एक पशुपालक है। तो देखिए, जब भी सवाल आ जाएगा टोडा जनजाति, अगर आ जाए कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, अगर राज्य की बात करेंगे तो ये तीनों राज्य हालांकि हो जाएंगे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों राज्यों में से किसी एक को लगाना होगा कि टोडा जनजाति इन तीनों में से आ जाए कि एक राज्य में कहाँ पाई जाएगी, अधिकतम जहाँ पाया जाएगा वो होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हिस्से में टोडा जनजाति अधिकतम ये पाई जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस पहाड़ी पर, तो हो जाएगी जैसे नीलगिरी पहाड़ी पर। इनका वर्ग क्या है? तो ये पशुपालक हैं। ठीक है ना, क्या है? ये पशुपालक का कार्य करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके अलावा देखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी के बारे में ये सवाल पूछा गया है कि भाई ये भारत का पहला क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, तो जो नीलगिरी पहाड़ी है इसके बारे में सवाल ये भी बना हुआ है कि ये भारत का, कह सकते हो, कि यह भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित, या फिर बायोस्फीयर भी कहते हैं इसे, क्या बोलोगे, बायो स्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जिसे यूनेस्को ने 1946 में क्या किया, शामिल किया। ठीक है, शामिल किया था। तो ये एक अच्छा सवाल बनता है कि भारत का सवाल अच्छा बनता है कि भारत का पहला, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी पहाड़ी ही है। कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया। ठीक है, उसके अतिरिक्त देखिए सवाल क्या बनेगा कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची अगर चोटी पूछता है, चोटी, तो उसका नाम हो जाएगा डोडा बेट्टा। क्या हो जाएगा? डोडा बेट्टा। जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट आपको मिलेगी 2637 मीटर की। कितनी मिलेगी? तो ये मिलेगी आपकी 2637 मीटर की हाइट है।
और ये दो दोदा बेट्टा है, ये है तमिलनाडु में ही है, ठीक है। कहाँ पे है? ठीक है, तमिलनाडु में है ये चोटी भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही है, ठीक है। इसके अलावा देखो नीलगिरी पहाड़ी पर पूछा गया, नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, यहाँ पर क्या एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे क्या एक हिल स्टेशन है, क्या है? हिल स्टेशन है। तो पढ़ा था हिल स्टेशन क्या होते हैं? स्वास्थ्यवर्धक स्थान होते हैं। क्या होते हैं? स्वास्थ्यवर्धक स्थान होते हैं, जहाँ पे हम और वहाँ स्वच्छ वायु या फिर वहाँ पे घूमने के लिए गर्मियों के समय में जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्या है? हिल स्टेशन है, और इस हिल स्टेशन का नाम क्या है? हिल स्टेशन का नाम हो जाएगा ऊटी, या क्या हो जाएगा? ऊटी, या इसे ही कहते हैं उडग मंडलम, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऊटी या उडग मंगलम, ठीक है। तो आपको पता है कि ऊटी शहर कहाँ पे? ऊटी शहर कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? TN लिख देते हैं। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में ऊटी, ठीक है, यहाँ पर है। तो ऊटी कहाँ पे? तमिलनाडु में हो जाएगा। उसके अलावा देखेंगे तो यहीं पर कह सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों पर है एक यहाँ पे जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है, जिसका नाम है पायकारा वाटरफॉल्स, है तो तमिलनाडु में ही, ठीक है। तो यहाँ पर है एक कौन सा है? तो पायकारा, ठीक है। पायकारा क्या है? यहाँ पे मिलेगा आपको जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स, यहीं पे है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है, ठीक है, यहाँ पर। तो नीलगिरी पहाड़ी को ध्यान रखना। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी को हम लोग पर्वतों की रानी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसे क्या कहेंगे? मतलब पहाड़ियों कह सकते हैं कि पहाड़ियों की रानी कहते हैं, इस तरीके से क्या बोलते हैं? पहाड़ियों की रानी, ठीक है। इसे हम लोग एक उपनाम देते हैं, इसे कहते हैं पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं, ठीक है। और एक बार सवाल आपसे ये पूछा गया इसके संदर्भ में कि जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? तो वो नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी, ये ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट वो पूर्वी घाट का क्या है? मिलन बिंदु है। क्या है? मिलन बिंदु है। तो यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से किस पहाड़ी पे मिलते हैं? तो बताएंगे ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों एक कहाँ पे? तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही मिलते हैं। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी पे ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये इतना डाटा हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले पहाड़ी पर, उसका नाम होगा, सेकंड जो होगा उसका नाम होगा अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। तो अन्नामलाई जो पहाड़ी है, हालांकि ये 2 राज्यों में है, ठीक है ना। ये क्या है? 2 राज्यों के बीच में है। एक कौन है? तो ये बताएंगे, एक तो है आपका केरल और दूसरा आपका है तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। एक हो जाएगा केरल, दूसरा कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अब देखो जो अन्नामलाई है ना, अन्नामलाई, वैसे तो अन्नामलाई की हम लोग बात करें तो जिसका अर्थ निकलेगा ना, वो निकलेगा आपका, अन्ना का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है? बड़ा, और मलाई का मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है। अन्नामलाई यानी कि बड़ी पहाड़ी, क्या है? क्या हो गया? बड़ी पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाम इसमें निकल के आता है, तो अन्ना का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखो भाई, अन्ना का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है? बड़ा। और यहाँ पे क्या है? मलाई शब्द है,
तो मलाई का मतलब होता है पहाड़ी। क्या होता है? पहाड़ी। क्या होता है? पहाड़ी होता है। ठीक है, तो ये दो राज्यों में है, केरल व तमिलनाडु में। लेकिन सवाल इससे आपका ये बनता है कि जो ये कह सकते हैं कि इसकी और दक्षिण भारत की, इसकी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो फिर हम क्या बताएंगे? उसका नाम हम बता सकते हैं अनाईमुडी। क्या होगा? अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी बताएंगे दक्षिण भारत की क्या सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, यहाँ पे अनाई का मतलब हो गया हाथी और मुडी का मतलब हो गया माथा, यानी कि हाथी का माथा। इसकी ऐसे हाइट जो है ना वो 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर। और ये है कहाँ पे? तो ये है केरल में है, केरल में। ठीक है, केरल में एक ज़िला पड़ता है इडुक्की, ये खासकर वहाँ वाले पे है। ठीक है, इडुक्की ज़िला है ना, वहाँ पे ये है। ठीक है, केरल में इडुक्की ज़िले में है। अब इससे सवाल आपसे ये बनेगा कि इसका एक अर्थ और भी होता है। ठीक है, अनाईमुडी को हम लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्षिण भारत का, क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं। फिर इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो अनाईमुडी का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है वो है हाथी का माथा। ठीक है, हाथी का माथा। ठीक है, वैसे इसे हम लोग एलिफेंट पीक भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एलिफेंट पीक भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अनाई का मतलब क्या हो गया? अनाई का मतलब हाथी, अनाई का मतलब क्या हो गया? हाथी। और मुडी का मतलब क्या हो गया? माथा। ठीक है, तो अनाईमुडी। तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अन्नामलाई और अनाईमुडी, इन दोनों में ध्यान रखना। जो अन्नामलाई है वो तो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जो चोटी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अनाईमुडी। ठीक है, तो अनाईमुडी ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए इसे कहते हैं दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट कहते हैं। किसे? तो अनाईमुडी को कहते हैं। कितनी हाइट है? 2695 मीटर, यानी कि लगभग 2700 मीटर हम लोग मान सकते हैं, या किलोमीटर में जाएंगे तो लगभग 3 किलोमीटर इसे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट। ठीक है, ये शायद हमें लग रहा कि शायद पेट में या किसी में आया हुआ था सवाल। ठीक है, हाथी का माथा कि मतलब किस चोटी का नाम ये हाथी का माथा भी है। ठीक है, तो इसी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। अगला हमारा होगा, तो ये हो गया तीसरे नंबर का हो गया। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर की कौन सी है। तो तीसरे नंबर का हम लोग यही भी देख लेते हैं, और इसका नाम हो जाएगा आपका, ये अन्नामलाई हो गया। अब हो गया पालनी, या इसी के नीचे देखें कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम, या इसे कहते हैं इलायची पहाड़ी। क्या बोलेंगे? इलायची पहाड़ी। तो ये कहाँ पे है? तो इसका भी कह सकते हैं कि ये दो की सीमा पे है, केरल व
तमिलनाडु। कहाँ पे? केरल व तमिलनाडु, ठीक है। वैसे इसको हम लोग मसालों की पहाड़ी भी कहते हैं। इसे हम लोग मसालों की क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं। मसालों की पहाड़ी इसे कहते हैं, क्योंकि जो इलायची है ना, इलायची का जो उत्पादन है, ध्यान रखिएगा, इलायची का जो उत्पादन है वो इसी पहाड़ी पे होता है, हमारे केरल वाले क्षेत्र में। इसीलिए कहते हैं कार्डामम, क्योंकि इंग्लिश में इलायची को कार्डामम ही कहते हैं। तो इलायची पहाड़ी ये कहाँ पे? केरल व तमिलनाडु में। और इससे एक सवाल आपसे ये बन सकता है, सवाल ये है कि दक्षिण भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी? तो वो यही है, ठीक है। इसके ध्यान रखना कि दक्षिण भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। तो दक्षिण भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? तो वह है कार्डामम पहाड़ी है, ठीक है ना। तो देखो, छोटी इलायची का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में होता है। लेकिन जो बड़ी इलायची है ना, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन सिक्किम में होता है। कहाँ पर होता है? सिक्किम में होता है। वैसे इलायची को हम लोग मसालों की रानी भी कहते हैं, ठीक है। मसालों की रानी इलायची को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरे नंबर का। देखिए चौथा कौन सा है? साउथ इंडिया का चौथा हो जाएगा आपका पालनी पहाड़ी। कौन सा हो जाएगा? पालनी पहाड़ी। तो पालनी पहाड़ी, इसका विस्तार अधिकतम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। पालनी पहाड़ी, ठीक है। पालनी पहाड़ी से एक सवाल बनता है कि पालनी पहाड़ी पर ही एक आपका एक शहर है, उसका नाम है कोडाई कनाल, ठीक है। कौन सा है? कोडाई कनाल, ठीक है। कौन सा है? कोडाई कनाल। तो यहीं पर एक आपको मिलेगा कोडाई कनाल। ये क्या है? आपकी हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? ये तमिलनाडु में, पालनी, ठीक है। तो ये अगर सवाल बन जाता है आपके सामने कि पालनी जो पहाड़ी है कहाँ पे? वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। वहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ठीक, अब पालनी पहाड़ी के बाद में जो इसके बात आएगी उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपने सुन रखा होगा इस तरीके से कि वो है आपका नागरकोइल। नागरकोइल पहाड़ी। तो देखो, जो नागरकोइल पहाड़ी है तो ये है आपका कहाँ पर? तो ये बताएंगे, ये है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। कहाँ पे है? कन्याकुमारी। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में, ठीक है। तो कन्याकुमारी कहाँ पे? तमिलनाडु पे, ठीक है। अच्छा, तो नागरकोइल पहाड़ी। अच्छा, इसके बारे में अगर कन्याकुमारी की बात करें तो देखो, कन्याकुमारी जो है ना, एक क्या है? एक पॉइंट है, मतलब कह सकते हो कि भारत में मुख्य भूमि से लगा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो कौन सा है? कन्याकुमारी। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट है। तो देखो यहाँ से क्या सवाल ध्यान रखोगे, ये है कि भारत की मुख्य भूमि से लगा ये क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। ये क्या है? दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु है। तो ये मुख्य भूमि से लगा बोल रहा है, ठीक है। मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपका? तो कन्याकुमारी है, ठीक है। कन्याकुमारी है। और सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है जो मुख्य भूमि से थोड़ा दूर है? वो इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार में, यानी अंडमान एंड निकोबार का हिस्सा जो है ग्रेट निकोबार, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो वहाँ पे अब देखो, जो कन्याकुमारी है ना, जो जगह, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं 3
सागरों से मिलता हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना। यानी कन्याकुमारी में आप देखेंगे तो यहाँ पर इससे 3 सागर मिलते हैं। कितने? यहाँ पर 3 सागर मिलते हैं। कितने? 3 सागर मिलते हैं। कौन कौन से? तो देखिए 3 सागर यहाँ पे आपस में मिलते हैं। एक तो कौन सा है? अरब सागर, अरब सागर। एक है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और फिर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये तीनों मिलते हैं कहाँ पर? कन्याकुमारी वाले ट्राई जंक्शन पे मिलते हैं, ठीक है। अब देखो कन्याकुमारी से ही अगर आप 500 मीटर दूर जाओगे ना, थोड़ा साउथ में, मतलब समुद्र में, तो 500 मीटर दूर जाओगे तो आपको वहाँ पे एक मिलेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? विवेकानंद रॉक मेमोरियल मिलेगा। तो अच्छा, आपने भी सुना भी था कि जो आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन्होंने भी कहाँ पर? केदारनाथ, यानी कि केदार जो गुफा है वहाँ पर इन्होंने मतलब कह सकते हो समाधि ले रखी थी, ठीक है, वहाँ पर अपने आध्यात्मिक चीज़ों को दिखाने के लिए। तो अब क्या होगा कि वहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं? कन्याकुमारी जा रहे हैं। कन्याकुमारी में ही आप देखेंगे तो कन्याकुमारी वो स्थान है जहाँ पे बताया जाता है कि पार्वती का जो कन्या रूप है, मतलब वहाँ पे एक अम्मन देवी मंदिर है, ठीक है। वहाँ पे क्या है? अम्मन देवी मंदिर है। तो वो अम्मन देवी मंदिर वो पार्वती को समर्पित है। जब पार्वती जी कन्या रूप में थी तो उन्होंने क्या किया था? शिव को पाने के लिए वहाँ पे उन्होंने अपना तप किया था, ठीक है, या वहाँ पे उन्होंने अपनी आराधना लगाई थी, ठीक है। तो कन्याकुमारी इसी यही नाम पड़ गया। कन्याकुमारी वो स्थान है जहाँ पे पार्वती ने कन्या रूप में जब वो थी तो शिव को पाने के लिए यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। इस हिसाब से ये कन्याकुमारी वो जगह है, ठीक है। तो यहीं से थोड़े दूर पर आप देखेंगे साउथ में कन्याकुमारी से ही लगभग 500 मीटर दूर समुद्र में आपको मिलेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल हॉल मिलेगा, और वहाँ पे उनका स्टेचू भी है, ठीक है। तो अब जो आपके विवेकानंद जी थे, जब उन्होंने क्या किया था 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने 3 दिन वहाँ पे क्या थी उन्होंने अपने आत्मज्ञान पाने के लिए, या कह सकते हो कि वहाँ पे उन्होंने अपना क्या लगाया था? आसन लगाया था, 3 दिनों तक लगाया था, ठीक है। तो उनके सम्मान में वहाँ पे बना हुआ है एक स्मारक विवेकानंद जी का, ठीक है। तो ये नागरकोइल कन्याकुमारी ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि कुछ स्पेशली ना हो सकता है कि कुछ स्पेशली तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियाँ हो जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगाने के लिए आती हैं, और कुछ आती हैं कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में भी आती हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इससे नोट में ये लिख दें, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, ठीक है। कहाँ से लगाना है? तो नॉर्थ टू साउथ। कहाँ से कहाँ लगेगा? तो नॉर्थ टू साउथ। देखिए कौन कौन सी वो पहाड़ियाँ हैं, देखो। तो इसमें पहला हो जाएगा जवादी की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी हो गई। सेकंड होगी सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी। फिर हो गया आपका पंचमलाई, ठीक है। कौन हो गया? पंचमलाई। फिर हो गया कौन? सिरुमलाई। कौन हो गया आपका? सिरुमलाई। सिरुमलाई पहाड़ी हो गया। और फिर आपको लगाना है तो आगे नीचे पालिनी पहाड़ी भी लिख सकते हैं साउथ में, ठीक है।
तो यानी कि सवाल अगर ये आपके सामने हो कि तमिलनाडु की उन पहाड़ियों का क्रम लगाएं उत्तर से दक्षिण की ओर में जो अरेंज है, ठीक है। तो उनमें लगाना होगा तो पहले क्या लगाएंगे, जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और पालनी पहाड़ियाँ, इनको लगाएंगे क्रम। कहाँ से, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ लगाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्या लगाएंगे, क्रम लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि जो आपकी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ मिल जाएंगी जिनका क्रम लगता है, ऐसे ही क्रम लगेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की हमें क्या पढ़ दी हैं, पहाड़ियाँ, ठीक है। तो किधर होंगी ये, तो उत्तर से दक्षिण। किस क्रम में होंगी, तो ये होंगी आपकी उत्तर से दक्षिण क्रम में होंगी, ठीक है। तो पहली पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका नल्ला मलाई, ठीक है। कौन सा हो गया आपका, नल्ला मलाई। दूसरा हो गया आपका वेली कोंडा, ठीक है, वेली कोंडा। तीसरा हो गया पालकोंडा, तीसरा हो गया पाल कोंडा, ठीक है। और चौथा हो गया आपका नगारी पहाड़ी, ठीक है। तो ये चारों जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, ये चारों जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और ये सारी क्या उत्तर से दक्षिण में क्या है, ये अरेंज है, ठीक है ना, ये उत्तर से दक्षिण के अरेंज में है, ठीक है। इसके अलावा इस साइड में हम लोग देखते हैं, इसके अलावा हम लोग इस साइड में देखते हैं, यहाँ क्या सवाल बनेगा। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि जो आपकी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, कभी कभी आता है ना कि दक्षिण भारत की पहाड़ियों का क्रम लगाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उसको कैसे क्रम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, दक्षिण भारत की पहाड़ियों का क्रम, ठीक है। कहाँ पे, तो नॉर्थ से साउथ, ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। इनका हम लोग क्या लगाएंगे, क्रम लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे क्रम लगेगा, देखिए, इसमें पहली जो पहाड़ी हो जाएगी वो है कौन सी, नीलगिरी। कौन सी हो जाएगी आपकी, नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी। दूसरा हो जाएगा अन्ना मलाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, अन्ना मलाई। तीसरा हो जाएगा कार्डरमम, कार्डरमम, ठीक है, पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, ठीक है। और फोर्थ हो जाएगा आपका पालनी, ठीक है। और पांचवा चाहे तो नागरकोइल लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की वो पहाड़ियाँ हैं जो हमने अरेंज किया, क्या जिसको हमने अरेंज किया है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये आती हैं ऐसे लगाने के लिए, पहले नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी, फिर नीचे आएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगी, फिर नीचे आएंगे तो काटरमन की पहाड़ी मिलेगी, फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको पालनी की पहाड़ी मिलेगी। किसकी मिलेगी, पालनी की पहाड़ी मिल जाएगी आपको, ठीक है, पालनी की पहाड़ी मिल जाएगी। जिनको ऐसे क्या लगाना है, आपको क्रम लगा लेना है, ठीक है, इनका ऐसे क्रम लगा लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश वाली हमने देख लिया जो कि ऐसी हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या पढ़ा आपका, तो हमने पढ़ा
कि तमिलनाडु की पहाड़ियाँ जो नॉर्थ साउथ लगाने के लिए आती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल बनते हैं, ठीक है, जब क्रम लगाना होता है। मान लो क्रम नहीं लगाने के लिए आया, मान लो सिंपली आपसे सवाल पूछ लिया कि बताइए सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में है, तो अगर आपको ये पता है सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में है, ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन सवाल तब जब बनेगा जब कहेगा कि तमिलनाडु की पहाड़ियों का क्रम लगाओ उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपको लगाना पड़ जाएगा, यानी पहले जवादी की आएगी, फिर सेवराई की आएगी, फिर पंचमलाई, सिरुमलाई और फिर आ जाएगी आपकी पालनी पहाड़ी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए बाकी है नागरकोइल पहाड़ी, ये कहाँ है, ये भी देखेंगे तो कन्याकुमारी में है, ठीक है, यानी तमिलनाडु में है। और कन्याकुमारी क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु है। क्या है, मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु है। और ये कन्याकुमारी वो स्थान है जहाँ पे 3 सागर एक साथ में मिलते हैं, ये मतलब सागरों का एक प्रकार का ट्राइजेक्शन है, ठीक है, ट्राइजेक्शन है सागर मिलने का कन्याकुमारी, अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर ये मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए हमने पढ़ा कि हमने जो पहाड़ियाँ हैं आपकी कौन सी जो दक्षिण भारत की हैं, ये उन्होंने कहा कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, ये 2 राज्यों में है, इसे मसालों की पहाड़ी भी कहते हैं। दक्षिण भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है, ठीक है, ये एक बेहतर सवाल बनेगा, इसको ध्यान रखना। क्या पढ़ना है यहाँ पे कि दक्षिण भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डमम या इलायची की पहाड़ी है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा अन्नामलाई पहाड़ी, तो अन्ना मलाई का मतलब अलग निकालोगे तो अन्ना का मतलब होता है बड़ा, मलाई का मतलब होती है पहाड़ी, ठीक है। तो ये 2 राज्यों में है, केरल व तमिलनाडु में है। इसकी कह सकते हैं कि अन्नामलाई की, इसकी मतलब अन्नामलाई की। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी, जो कितनी हाइट है, 2695 मीटर है। कितनी, 2695 मीटर है। कहाँ पे है, तो केरल में है, ठीक है। केरल में एक जिला पड़ता है इडुक्की, कौन सा पड़ता है, केरल में एक जिला पड़ता है कौन सा, इडुक्की, कौन सा, इडुक्की, ठीक है, कौन सा जिला पड़ेगा, इडुक्की, तो इडुक्की जिले में है ये, ठीक है ना, कहाँ पे है, इडुक्की जिले में है, ठीक है, कहाँ पे, इडुक्की जिले में है। दक्षिण भारत का इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वैसे ही अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, कौन सी है, K2 है, गार्डविन ऑस्टिन। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है, वो कौन सी है, कंचनजंगा हो जाएगी। अब देखो अनाईमुडी का अलग अलग अपना अर्थ है, ठीक है। जैसे आपने देखा अनाई का मतलब हो गया, अनाई का मतलब होता है हाथी, अनाई का मतलब क्या होता है, हाथी। और मुडी का मतलब हो गया माथा, यानी कि सिर, हेड जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने देखा यहाँ पे क्या बोला, एलिफेंट पीक भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, एलिफेंट पीक कहते हैं, किसे, अनाईमुडी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि अनाईमुडी एक क्या है, चोटी है, अनाईमुडी क्या है, एक चोटी है। और ये चोटी किस पहाड़ी पे है, किस माउंटेन पे है, तो वो हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी, कौन सा होगा, अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब ये देखिएगा, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीलगिरी पहाड़ी। तो यहाँ पे देखिए जो नीलगिरी पहाड़ी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे पहाड़ियों की रानी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पहाड़ियों की रानी कहते हैं। अब जो नीलगिरी पहाड़ी है, ये भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को ने कब 1986, इंपॉर्टेंट है ये, 1986 में शामिल किया, ठीक है। ये पूछ लेगा कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है ना। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कौन करता है, तो ये एक वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है, जहाँ पे जीव जंतुओं को संरक्षित करने का तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा एरिया होता है ये, ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी, राज्य भी शामिल हो जाते हैं इसमें। फिर उसके बाद देखिएगा कि जो नीलगिरी पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम है डोडा बेट्टा, नाम क्या है, डोडा बेट्टा। इसकी हाइट कितनी है, तो 2637 मीटर, कितनी है, 2637 मीटर। तो डोडा बेट्टा कहाँ मिलेगा चोटी, ये मिल जाएगी तमिलनाडु में। मान लो सवाल आ गया कि डोडा बेट्टा जो चोटी है, जो पीक है, वो भारत के किस राज्य में, तो वो तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ी पर एक हिल स्टेशन है, उसका नाम क्या है, ऊटी, क्या है, ऊटी, क्या नाम है, ऊटी, या फिर ऊटी को ही एक अन्य नाम देते हैं, उसे कहते हैं उडग मंडलम, क्या देते हैं, उडग मंडलम देते हैं, और ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके अलावा इसी पहाड़ी पर आपको एक मिल जाएगा, देखिए जलप्रपात, जिसका नाम क्या है, पायकारा जलप्रपात, ये भी तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में। और बहुत सवाल कई बार ये पूछा गया है कि नीलगिरी पहाड़ी किन 2 का एक मिलन बिंदु है, किन 2 का एक मिलन बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा कौन सा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं कहाँ पे, नीलगिरी के पहाड़ियों पे मिल जाते हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे
मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद में देखिए नीलगिरी की पहाड़ी में थोड़ी सी और बात क्या थी कि नीलगिरी जो पहाड़ी है ये 3 राज्यों में है ना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना, वहाँ की जो मिट्टी है थोड़ा वो नीले रंग की दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वहाँ पे एक कह सकते हो रसायन पाया जाता है, ठीक है, वर्णक पाया जाता है जिसका नाम चर्नोकाइट। तो चर्नोकाइट मिट्टी के कारण यहाँ का रंग क्या होता है? नीला होता है। वैसे ये भी देखेंगे तो एक नीलगिरी पहाड़ी पर एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम क्या है? नील कुरंजी पौधा, जो कि प्रत्येक 12 साल में एक बार खिलता है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी कैसा? नीले रंग का ही होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, जो एक पशुपालक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? पशुपालक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ तक है तो बताएंगे, पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। चलो तो ये अच्छा, अब देखेंगे जो पश्चिमी घाट पूछा गया सवाल है कि पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, पश्चिमी घाट है ये क्या है? मतलब पश्चिमी घाट क्या है? मतलब कह सकते हैं पश्चिमी घाट क्या एक पहाड़ी है, क्या एक पठार है, क्या ये आपका एक कह सकते हैं कि कगार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पश्चिमी घाट एक पश्चिमी घाट एक पश्चिमी घाट एक कगार है, कगार है जो 45 डिग्री ढाल पर स्थित है, ठीक है। जो कितना? 45 डिग्री ढाल पर क्या है? स्थित है। तो एक कगार है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? एक कगार हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। देखो पश्चिमी घाट, इसके अलावा बताएंगे कि पश्चिमी घाट कह सकते हैं कि सर्वाधिक क्या आपका जैव विविधता, सभी जैव विविधता वाला क्या है? क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र है। इसे 2012 में यूनेस्को ने, ठीक है, 2012 में यूनेस्को ने इसे क्या किया था कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, था, ठीक है। क्या कहते? 2012 में इसे क्या कर लिया? विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट, ये माना जाता है कि पश्चिमी घाट जो है ना, उसका जो कह सकते हैं ढाल है वो पूरब की तरफ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकतम नदियाँ अपना जो कह सकते हैं ढलान है ना, वो पूरब की तरफ बनाती हैं। किधर? पूरब की तरफ बनाती हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये लिख सकते हैं कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ठीक है, अधिक ऊंचा है, ठीक है। और एक सतत श्रृंखला के रूप में है,
ठीक है। तो यानी कि जो पश्चिमी घाट है ये ऊंचा है, पूर्वी घाट थोड़ा सा क्या है, ढाल में है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलने अधिकतम नदियाँ कहाँ जाती हैं, पूर्वी घाट की तरफ जाती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती हैं। ठीक कि पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री कहते हैं। देखो बृहद हिमालय को, जो बृहद हिमालय था, बृहद हिमालय को हम लोग कहते थे क्या, उसे हम लोग कहते थे हिमाद्री, और इसे क्या कहते हैं, सह्याद्री। ठीक है, क्या बोलेंगे, सह्याद्री कहेंगे। ठीक है, सह्याद्री बोलेंगे। अब देखो पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट, यह एक रियो तट का निर्माण होता है। रियो तट का क्या होता है, निर्माण होता है। रियो तट का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पे रियो तट का निर्माण होता है। जैसे आपने सुना होगा कि हिमनदों द्वारा, यानी ग्लेशियरों द्वारा फियोर्ड तट का निर्माण होता है। जैसे नॉर्वे का तट देखा, कटा-फिटा सा, तो उसे कहते हैं फियोर्ड तट। क्या बोलेंगे उसे कहते हैं फियोर्ड तट। जो कटा-फिटा है उसे कहते हैं फियोर्ड तट। लेकिन जो आप देखेंगे नदियों द्वारा जो तट बनते हैं ना, वो रियो तट बनते हैं। कैसे बनते हैं, रियो तट। ठीक है, तो जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर नदियाँ जो निकलती हैं, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, तो उन्होंने वो हल्का फुल्का काट रखा है तटों को, तो उसे हम लोग कहते हैं रियो तट। ठीक है, तो नदियों द्वारा रियो तट का निर्माण होता है, जबकि ग्लेशियरों द्वारा फियोर्ड तट का निर्माण होता है। किसका होता है, फियोर्ड। यहाँ पे लिख देते हैं फियोर्ड। फियोर्ड तट का निर्माण कौन करेगा, तो बताएंगे ये हिमनद करते हैं, हिमनद। और अगर आपको देखना है फियोर्ड तट, तो जो नॉर्वे का तट है ना, नॉर्वे का तट मैप पे देखिएगा, तो नॉर्वे का जो तट है जो कटा फिटा सा है, उसे कहते हैं फियोर्ड तट। वैसी ही संरचना कुछ इसकी बनती है, वैसे ही संरचना इसकी कुछ बनती है। ठीक है, अब देखिए जो पश्चिमी घाट है, अब पश्चिमी घाट पर कई सारी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट की यहाँ पे कई सारी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर खासकर जो मिलेंगी महाराष्ट्र में पहाड़ियाँ कुछ होंगी। जैसे एक का नाम है कलसूबाई पहाड़ी। ठीक है, तो कलसूबाई पहाड़ी जो है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र की ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ये क्या है, ऊंची है। ठीक है, दूसरा देखेंगे आप हरिश्चंद्र पहाड़ी। तीसरा है आपका महाबालेश्वर पहाड़ी, महाबालेश्वर पहाड़ी। अब देखो जो महाबालेश्वर पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी का
क्या होगा, उद्गम होता है इसी पहाड़ी से। ठीक है, फिर चौथा आपको मिल जाएगा, उसका नाम है त्र्यंबक। क्या नाम हो जाएगा, त्र्यंबक। ठीक है, त्र्यंबक पहाड़ी। और यहाँ से एक नदी निकलती है गोदावरी। क्या होगा, गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। ठीक है, चौथा। पांचवें नंबर पर देखिएगा, एक है सतमाला। सतमाला पहाड़ी यहीं पे है। छठा आप देखेंगे तो छठे नंबर पे है कौन सा, तो एक मिलेगा अजंता। क्या है, अजंता। ठीक है, तो ये ध्यान ना, जो अजंता पहाड़ी है ना, वो पूरी तरीके से महाराष्ट्र यानी एक ही राज्य में है। ठीक है ना, अजंता पहाड़ी का विस्तार केवल एक ही राज्य, केवल एक ही राज्य ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। केवल एक ही राज्य कहाँ है, महाराष्ट्र में, किसका, अजंता। ठीक है, अजंता पहाड़ी, ये सवाल कई बार पूछा गया है अजंता पहाड़ी को लेकर। तो अजंता पहाड़ी का विस्तार जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट तो जैव विविधता से भरपूर है ही है। ठीक है, जैव विविधता से क्या है, भरपूर है ही है। अब जो पश्चिमी घाट है ये किससे लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखो, अरब सागर से लगा है। ठीक है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है अरब सागर से अरब सागर से सीमा इसकी क्या होती है, स्पर्श होती है। ठीक है, अब जो पश्चिमी घाट है, देखें पश्चिमी घाट का जो विस्तार हो जाता है, पश्चिमी घाट का जो विस्तार हो जाता है ये आपका कहाँ कहाँ पे है, तो ये इसका विस्तार आप देखेंगे तो गुजरात में है, इसके अलावा महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है व तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, पश्चिमी घाट का क्या है, विस्तार है। तो अगर आपसे कहा जाए कि पश्चिमी घाट के बारे में क्या सही है, तो क्या पश्चिमी घाट केवल 5 ही राज्यों में फैला है क्या, नहीं, 5 राज्यों से तो ज़्यादा है। यहाँ पे 6 राज्य भी दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 राज्य दिख रहे हैं। तो इस लिहाज से देखो ये इस तरीके सवाल आपसे बनाया जा सकता है। उसके अतिरिक्त देखो एक बेहतर सवाल ये है कि एक आपने सुना होगा कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे, हालांकि कोंकणी जो भाषा है ना, कोंकणी भाषा ये गोवा की राजकीय भाषा है। ठीक है, तो कोंकण रेलवे किस घाट के समानांतर है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पश्चिमी घाट के समानांतर बनाया गया है। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट
समानांतर बनाया गया है। ठीक है, तो जो कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे, ठीक है, तो ये 3 राज्यों में ही ये रेलवे चलती है। ठीक है, 3 राज्यों में। ठीक है, खासकर रोहा से लेकर मंगलुरु तक। रोहा पड़ता है महाराष्ट्र में, अब मंगलुरु पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, ये कहाँ से, तो ये रेलवे चलती है रोहा। ठीक है, रोहा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ये रोहा से कहाँ तक, मंगलुरु तक। ठीक है, मंगलुरु तक। ठीक है, तो ये वैसे कोंकण रेलवे 3 राज्यों में चलता है। ठीक है, कोंकण रेलवे क्या है, इसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, 3 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है। एक कौन सा है, एक तो हो गया महाराष्ट्र, यहाँ से चलेगी महाराष्ट्र, फिर क्या है आपका गोवा, और फिर है कौन सा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है। तो कोंकण कहाँ की राजकीय भाषा है, वैसे कोंकण तो गोवा की क्या राजकीय भाषा है, नहीं, कोंकणी अगर देखा जाए, कोंकणी ये गोवा की राजकीय भाषा है। ठीक है, राजकीय भाषा है। अब इसके अलावा देखेंगे पश्चिमी घाट में आपने कई सारे दर्रे पढ़े थे, नहीं, पश्चिमी घाट में आपने कई सारे दर्रे पढ़े थे। जैसे ऊपर पढ़ा था भोर घाट, ठीक है, फिर पढ़ा था आपने इसके बाद में थाल घाट, फिर पढ़ा था पाल घाट, फिर सेनकोट्टा पढ़ा था। तो पश्चिमी घाट में ही आपके क्या हैं, दर्रे हैं, जो हमने इससे पहले चर्चा कर ली है। ठीक है ना, वो पश्चिमी घाट में ही दर्रे हैं। ठीक है, अगर सवाल ये पूछा जाए तो पश्चिमी घाट में आपके दर्रे हैं ना, तो पश्चिमी घाट में आपके प्रमुख दर्रे हैं, प्रमुख आपने पढ़े थे दर्रे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रमुख दर्रे कौन थे, तो ऊपर कौन सा था, भोर घाट है नहीं, फिर था आपका क्या, थाल घाट। ठीक है, फिर था पाल घाट, और फिर इसके नीचे कौन था, तो सेनकोट्टा। कौन था, सेनकोट्टा, ये दर्रा था, नहीं, सेनकोट्टा दर्रा था। तो ये अगर दर्रे पूछे किस घाट में, तो घाट में पूछेगा तो फिर ये पश्चिमी घाट में हो जाएंगे। ठीक है, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। ठीक है, तो अगर आप पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट जाना चाहते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व जाना चाहते हैं, तो आप इनके माध्यम से दर्रों से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को आपको भाई इतना ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट तो पूछेगा पश्चिमी घाट के बारे में, तो आपको ये डाटा बताना है। तो ये हमारा क्या रहा है, पश्चिमी घाट। ठीक है, और आगे की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपका पूर्वी घाट के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, पूर्वी घाट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।